अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यूके ने सर हामिद पटेल को इंटरिम चेयर ऑफ स्टेट बनाया है। ये हामिद पटेल अब यूके के सारे स्कूलों के और एजुकेशन मामला देखेंगे। आप इनकी सिर्फ ड्रेसिंग देख लें, अरबी जुब्बा पहन के तकरीरें करते हैं, अरबी जुब्बा सर पे पगड़ी, शरई दाढ़ी बगैर मूछ के, प्योर देवबंदी मौलवी एक्सट्रीमिस्ट। उनके हवाले एजुकेशन कर दी तो मुझे याद आया कि नेहरू ने भी यही किया था कि एक शेरवानी वाले, शरई दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को उस वक्त भारत की एजुकेशन दे दी थी जब मुसलमानों ने अलग वतन का डिमांड की थी और भारत के टुकड़े किए थे। उस वक्त बजाय इसके कि मौलाना आज़ाद जैसे मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेजा जाता, उनके हवाले भारत की एजुकेशन कर दी गई थी। तो अजीज़ दोस्तों, यही इंग्लैंड में हो रहा है और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लैंड किस रास्ते पे चल पड़ा है। हमारी जस्टिस मिनिस्टर मुसलमान पाकिस्तानी, और अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहेंगे कि इस्लामोफोबिया, गिरफ्तार करने आ जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट या तो एक आप सेक्युलर किसी को बनाएं। नॉर्मली यूके इज़ ए सेक्युलर कंट्री। आप एक कैसे एक एक्सट्रीम माइंड सेट रखने वाले मुसलमान को, जो कि यहाँ की 1-2% पॉपुलेशन है, उनके हवाले आप पूरे यूके का एजुकेशन सिस्टम कैसे दे सकते हैं? तो ये एक हद से ज़्यादा यहाँ पे अपीजमेंट चल रही है। अजीज़ दोस्तों, रशिया ने 25,000 फौजी यूक्रेन पे हमला करने के लिए भेजे, तो इसको पूरी दुनिया इन्वेजन कहती है। यहाँ पे पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में 40,000 इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं। ये इन्वेजन नहीं तो और क्या है? देखें, कश्तियों में जितने लोग आ रहे हैं वो यंग आदमी हैं, कोई इसमें औरत बच्चे नहीं हैं। कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में जंग के हालात की वजह से आए हैं। जब जंग होती है ना किसी इलाके में, तो एक आम आदमी सबसे पहले अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को लेके भागेगा। अकेला तो नहीं भागेगा, बीवी बच्चों को छोड़ के। मैं जब नाजिम से, मतलब मेयर से मैंने जब रिज़ाइन किया था, तो मेरे को उस वक्त तो कोई भागने जैसी सूरत हाल नहीं थी या मेरी जान को ख़तरा था, लेकिन एज सच फैमिली को या इतना बड़ा वो तो नहीं था, क्योंकि हमारी एमक्यूएम उस वक्त भी गवर्नमेंट में थी। तो मैं तो अपने बीवी बच्चे छोड़ के नहीं भागा, मैं तो वापस उधार टिकट लेके उनको लेके आया। यहाँ पे भी मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे। मैं भी सोच सकता था कि यार चलो 4-5 साल उधर रहेंगे, मैं यहाँ पे जॉब करके हालात को बेटर करके फिर इनको बुलाऊंगा। मैं तो लेके निकला। तो एक आम आदमी, शरीफ आदमी ये करेगा, लेकिन एक आम आदमी किसी दूसरे मुल्क पे हमला करने जाएगा तो वो फैमिली लेके नहीं जाएगा। तो यही थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो जेन्युइन माइग्रेंट्स नहीं हैं। और यहाँ आके ये जो कर रहे हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं, ईस्ट लंदन की है ये बेनिफिट ऑफिस के बाहर लाइन लगी है। अब शक्लों से आप देख लें कौन से मुल्क के लोग हैं। इसमें कोई इंडियन नहीं है, इसमें कोई गोरा नहीं है। यहाँ पे अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन 1-2% है, तो लाइन आप देख लें, इसमें कोई गोरा क्यों नहीं है? जॉबलेस अलाउंस लेने के लिए गोरा भी तो लग सकता है, लेकिन आप ये देख लें कि ये हालत है। और क्राइम का नया फिगर आया है, और पोजीशन ये है कि हर 10,000 के ऊपर 4,128 अल्बानियन जुर्म करते हैं, यानी हर दूसरा अल्बानियन जुर्म मुजरिम है, क्रिमिनल है। मोल्डोवा दूसरे नंबर पे 10,000 में से 1663,
कॉन्गो तीसरे नंबर पे, फिर नमीबिया है, सोमालिया है, अफगानिस्तान है, मोरक्को है, इराक है, अल्जीरिया है। यानी आप देखें तो लिस्ट में आपको यूके के अपने लोग 10,000 में से 136 जुर्म करते हैं। 1% भी नहीं बनता ये। आप ये देखें कि अल्बानिया मुस्लिम मुल्क, सोमालिया, अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, एरिट्रिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो फिर ये जब यहाँ आते हैं तो इनकी हरकतें देख के फिर हम जैसा माइग्रेंट भी कहता है कि नहीं, माइग्रेंट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए। ये अभी लास्ट वीक यहाँ का जो आइकॉनिक बिग बैन है, इसके ऊपर एक फ़लस्तीनी चढ़ गया, फ़लस्तीनी झंडा लेके। मतलब कानून की तो धज्जियां बिखेरते हैं और उनको यहाँ का कानून भी कुछ नहीं कहता। आप ये देखें कि बिग बैन पे चढ़ गया, फिर इसके बाद यहाँ का एक और आइकॉनिक टावर ब्रिज है, तो उसके टावर ब्रिज के ऊपर चढ़ गया एक और आदमी अगले दिन। ये हालात हैं। और ये देखें आप कि ये मेन आर्टरी है, मेन रोड है, इस पे पुलिस भाग रही है। कहाँ भाग रही है? ये माइग्रेंट्स के पीछे। क्योंकि ये मेन रोड पे भी देख लें आप, इनको पुलिस पकड़ रही है क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करते हैं। पूरी ट्रैफिक जाम है यहाँ। इनके जो काम हैं, ऐसे काम हैं, देखें कहाँ चढ़ रहा है। इनके ऐसे काम हैं कि आम आदमी फिर इनसे नफरत करने पे मजबूर हो जाता है कि ये लोग हर आदमी को तकलीफ पहुंचाते हैं। बस की लाइन में आप खड़े होंगे ना, तो ये लाइन की परवाह नहीं करते। सुपरमार्केट में कहीं भी मुझे इतना गुस्सा आता है। मेरी बीवी मुझे कहती है कि ठंडे रहो, ठंडे रहो। कोई आपके आगे बुरके वाली लग जाए ना, अगर उसके साथ रेडी में एक बच्चा है, 2-3 बच्चे और हैं, आपका सत्यानाश हो जाएगा। अब उसको ये है कि मेरा राइट है, बस अकेली मैं इस वक्त क्वीन हूँ, बाकी सब मेरा वेट करें इधर। तो इस सारी सूरत हाल में यहाँ पे माइग्रेंट्स के हवाले से चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। अभी ये देखें, यहाँ पे हमारे इलाके में ही एक हॉस्पिटल है, उसमें एक लड़की को हरेस कर रहे थे कुछ लोग खालिस्तानी। एक इंडियन तो नहीं है, वो अफगानी सिख हैं। वो खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो उनकी बेटी हॉस्पिटल में गई थी अपने किसी चेकअप वगैरह के लिए, तो वहाँ पे 6-7 खालिस्तानी उनको हैरेस कर रहे थे। मतलब आप खालिस्तानियों को, मुसलमानों को ढील दी हुई है, खुली छूट दी हुई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह हुई कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे हैं एमपी, और कह रहे हैं कि अब यहाँ पे नया कानून आया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सज़ा कम होगी, और जो मेजॉरिटी हैं यानी ब्रिटिश हैं उनको सज़ा ज़्यादा होगी। यानी एक ही जुर्म, अगर मैं कहीं चोरी करने जाता हूँ तो मुझे सज़ा कम होगी, अगर वही चोरी कोई ब्रिटिश करता है तो उसको सजा मुझसे ज्यादा होगी। I don't pretend that cutting the court backlog is easy, although it will be quick. But the Secretary of State owes the country a plan and a timetable for when the backlog is actually going to fall. This morning, she was repeatedly asked, but refused to give an answer. So can she tell the country now, when will the court backlog begin to fall? By what date does her department forecast it falling? And why will she not take up the 2,500 additional sitting days offered time and time again by the Lady Chief Justice? And lastly, turning to the new sentencing guidelines that's been published alongside this statement, which will make a custodial sentence less likely for, and I quote, ethnic minorities, cultural minorities, and faith minority communities. Why is the Justice Secretary enshrining this double standard? This two-tier approach to sentencing. This is an inversion of the rule of law. We on this side of the House
believe in equality under the law. Why doesn't she? ये दुनिया में कहीं आपने देखा है? दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? चले आप अपीजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कानून आपने बना दिया तो अब इसके बाद गुंजाइश क्या रह जाती है? और फिर अब देख लें, केयर स्टारमर ने इससे पूछा गया कि आप कज़न मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मुसलमान वोट के लिए, जबकि कज़न मैरिज इज इलीगल। A marriage between first cousins carries significant health issues, many of which aren't even knowable until post-birth. When practiced generation after generation, there is a significant multiplier effect. In addition, the real impacts for the openness of our society and women's rights in our country are also significant. After all, there are significant dynamics in sharing a same set of grandparents. On Friday, this government has a choice to let my bill go through to ban first cousin marriage to committee stage. Will the Prime Minister think again before instructing his whips to block this legislation? Prime Minister. Mr. Speaker, we've taken our position on that bill. Thank you. That completes Prime Minister's questions. मुझे याद है, मैं बेल्जियम में रहता था शुरू के सालों में, तो मैं उस शुरू के सालों में गोरों के साथ काफ़ी मेरी दोस्तियाँ होती थीं। तो एक सोशल वर्कर थी वहाँ पे, जिनसे मैं रेफ्यूजीज़ के काम के लिए उनके पास जाता रहता था। रेफ्यूजीज़ ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मैंने फ्रेंच भी जल्दी सीख ली थी, तो एज ए ट्रांसलेटर मुझे अक्सर पाकिस्तानी लेके जाते थे। तो उस सोशल वर्कर ने एक दिन दावत दी, तो हम गए थे एक पार्टी में, तो वहाँ पे एक और सोशल वर्कर आई थी, उनसे भी मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तो बाद में जब मैं मेरी दोस्त जो थी सोशल वर्कर, उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों कज़न्स हैं, इसलिए शादी नहीं कर सकते, इलीगल है। यहाँ ब्रिटेन में अब वो भी लीगल होने जा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है? लंदन में, सादिक खान के लंदन में 1 मार्च से 2 मार्च से और बढ़ा दिया। मेट्रो यानी जिसको ट्यूब कहते हैं यहाँ पे, उसका भाड़ा और बढ़ा दिया। ये इस वक्त सिचुएशन है। एक पार्टी थी, रिफॉर्म पार्टी है, नई पार्टी बनी थी। पिछले इलेक्शन में 400 सीटें लेबर जीती थी, रिफॉर्म पार्टी का बड़ा शोर था, लेकिन 6 जीती। मैं कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर हूँ। अभी भी मैं अपनी जो उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट है वो अभी भी है कि शायद ये लोग कुछ बेहतर कर सकें। तो मुझे कई दोस्त, ख़ासतौर पे एक इंडियन दोस्त हैं जो मेयर के इलेक्शन में भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, वो लास्ट इलेक्शन में रिफॉर्म पार्टी के टिकट पे लड़े थे। तो मुझे कई दोस्त कन्विंस करते थे कि तुम भी रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात तो रिफॉर्म पार्टी से मिलते हैं। लेकिन मैं रिफॉर्म पार्टी पे बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं करता था कि रिफॉर्म पार्टी के लीडर हैं नाइजल फरज, जो इलेक्शन से पहले तो एंटी माइग्रेंट, एंटी मुसलमान ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन अब पलटी खा ली है। मैं नाइजल फरज पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर थे और मैं उनसे यूरोपियन पार्लियामेंट में मिल चुका हूँ, उनकी मैं एक्टिविटीज़ देख चुका हूँ। ये एक टिपिकल पाकिस्तान इंडिया के जो बेभरोसा के जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनके जैसे हैं। अब उन्होंने बिल्कुल पलटी खा ली है। नाइजल फरज कह रहे हैं कि पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है कि आप लाखों लोगों को, इलीगल लोगों को डिपोर्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है भाई, फ्लाइटें भर भर के भेज रहा है, बैन कर रहा है कंट्रीज को, सब कुछ कर रहा है। तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? हाउ इट इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल। अगर तुम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में तुम इतने बड़े दनाते फिरते हो। उसने कहा, अब इसकी पार्टी में एक ही आदमी था, रूपर्ट लोफ, जो कि बहुत ही आउट स्पोकन था और बात करता था खरी। उसको निकाल दिया क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो उसको पार्टी से ही निकाल दिया, क्योंकि इसकी अपनी सीट को ख़तरा हो गया था। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है कि यूक्रेन के लिए तो आप $22 बिलियन दे सकते हैं,
अपने यहाँ पे इस बार की सर्दियाँ भी बहुत बड़ी हैं। आप देखें मिडल ऑफ मार्च चल रहा है और अभी भी बाहर 6 टेम्परेचर 7 टेम्परेचर रात को +2 0 उस पे आ जाता है। और इसमें इस सर्दियों में गरीबों का तो सत्यानाश निकल गया, ख़ास तौर पे जो होमलेस लोग हैं उनका तो सत्यानाश निकल गया है। अजीज़ दोस्तों, यूके का तो ये हाल है। अब मैं आपको मज़ीद क्या बताऊं, लेकिन ये है कि आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन यूके इज़ नॉट रेडी टू चेंज इट्स पॉलिटिक्स। कुछ भी तब्दीली लाने को ये तैयार ही नहीं है। केयर स्टारमर एक तरफ लोकल पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट के अंदर इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं, अजानें लगाई जा रही हैं। हिस्ट्री में पहली बार ब्रिटिश किंग ने विंडसर कैसल में लेविश इफ्तार पार्टी दी। टोटल अपीजमेंट चल रही है। यहाँ पे अब ये सिचुएशन है रमज़ान में कि अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पे दस्तरखान बिछा के बैठ गए, इफ्तारी कर रहे हैं। पुलिस उनको कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो पुलिस कहती है कि ये अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ दे रहे हैं, हम कुछ करेंगे तो इस्लामोफोबिया। ऐसा धंधा बनाया हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। अजीज़ दोस्तों, ये है सिचुएशन यूके की। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।